Hello friends and welcome to Fantasy Medicos. In today's video, we are going to talk about another cardiac pathology that is myocarditis. मायोकार्डाइटिस अगर एक लाइन में इसका मतलब हम समझाएं तो मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन। ठीक है, मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर मेडिकल साइंस में कहीं भी आइटिस टर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन को हम लोग मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ओके, पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं। तो हार्ट की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। हमारा जो दिल है, हार्ट है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स होती हैं हमारी, जिसमें एपिकार्डियम सबसे विसरल लेयर होती है, सिरस पेरिकार्डियम जो बाहर की होती है, मिडिल वाली मायोकार्डियम होती है और अंदर वाली एंडोकार्डियम होती है। इसमें मायोकार्डियम के पर्टिकुलर इन्फेक्शन को मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। कैसे होता है मायोकार्डाइटिस, इसके हम कॉजेज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला कॉज होता है, सबसे कॉमन वायरल का कॉज होता है जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। और कौन सा वायरस अफेक्ट करता है तो आपको याद होना चाहिए, कॉक्सेकी वायरस मोस्टली इन्वॉल्व होता है मायोकार्डाइटिस में। कॉक्सेकी वायरस में भी, कॉक्सेकी वायरस के 2 स्टेन्स होते हैं, ए स्टेन और बी स्टेन। तो इसमें भी बेसिकली जो बी स्टेन है ये सबसे कॉमनली मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो कॉक्सेकी वायरस का भी जो बी स्टेन है वो मोस्ट कॉमनली मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। कुछ और भी वायरसेस हैं, कुछ अदर वायरसेस के अगर हम नाम बताएं तो इसमें आपका बेसिकली आ जाएगा साइटोमेगैलो वायरस, और आपका इन्फ्लुएंजा वायरस भी कभी कभी मायोकार्डाइटिस कॉज करता है ना। और एचआईवी वायरस भी नोट डाउन किया गया कि एचआईवी वायरस भी मायोकार्डाइटिस कुछ केसेस में कॉज करता है। ठीक है, अब जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एक्चुअली 2 वे इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डियम का जो भी इन्फेक्शन होता है, मायोकार्डियम यानी मायोकार्डाइटिस जो इन्फेक्शन होता है ये 2 तरह से होता है। एक होता है इसका डायरेक्ट वे और एक होता है इनडायरेक्ट वे। ठीक है, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। अगर कोई वायरस या कोई भी पैथोजन डायरेक्टली मायोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, कोई भी वायरस या पैथोजन हमारा मायोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट है और वहाँ पर रह कर के इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इससे होने वाला जो मायोकार्डाइटिस है वो डायरेक्ट मायोकार्डाइटिस कहलाता है। ठीक है, दूसरा वे होता है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे का मतलब है कि वायरस एक्चुअली में वायरस इज प्रेजेंट समवेयर एल्स। मतलब वायरस एक्चुअली में हार्ट के मायोकार्डियम में प्रेजेंट नहीं है, वायरस किसी और स्थान पर है। वायरस का मतलब पैथोजन, जो भी पैथोजन है वो डायरेक्टली मायोकार्डियम में प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं और पर प्रेजेंट है। और कहीं और पर जब वायरस प्रेजेंट है तो वायरस वहाँ से अपना एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है और ये एक्सोटॉक्सिन सीधे आता है ब्लड में और ब्लड से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, तो कभी कभार क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये वायरस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन वायरस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करने के साथ साथ ये इम्यून सिस्टम हमारा जो कार्डियक मसल्स हैं, है ना, उनसे मिमिक कर जाता है, स्पेशली मायोकार्डियम से मिमिक कर जाता है और मायोकार्डियम को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से होने वाले मायोकार्डाइटिस को हम इनडायरेक्ट मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट मायोकार्डाइटिस क्या है कि वायरस इज प्रेजेंट समवेयर एल्स इन द बॉडी, वहाँ से वायरस अपना एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रहा है, एक्सोटॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं, ब्लड से इम्यून सिस्टम में जाते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है ये हमारा वायरस के अगेंस्ट तो काम कर ही रहा है, अब वायरस के जो एक्सोटॉक्सिन है उसके अगेंस्ट में काम करते करते साथ में ये हमारा कार्डियक मसल से मिमिक कर जाता है, कार्डियक मसल से मिमिक करके उनको भी इन्फेक्ट करता है और मायोकार्डियम कॉज कर देता है, और इसको हम लोग इनडायरेक्ट वे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो आते हैं वो होते हैं क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में भी स्पेशली जो क्लेमाइडिया
सिटैकी बोलते हैं इसको, इसको पिस्टिकैकी नहीं बोल सकते, इसको सिटैकी बोलते हैं। तो क्लैमाइडिया सिटैकी नाम का क्लैमाइडियल इन्फेक्शन होता है जो बेसिकली हमें मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये इन्फेक्शन का जो कैरियर होता है वो पैरट होता है। जो लोग तोते पालते हैं, तोते पैरट्स, उनमें पैरट के अंदर क्लैमाइडिया सिटैकी नाम का क्लैमाइडिया प्रेजेंट होता है और ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होकर के क्लैमाइडियल निमोनिया भी कॉज करता है और साथ में ये कभी कभी मायोकार्डाइटिस भी कॉज करता है। रिकेट्सी की बात करें तो किस तरह का रिकेट्सी मायोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, तो रिकेट्सिया टाइफी नाम का एक रिकेट्सी होता है जो बेसिकली मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। ठीक है, कौन सा रिकेट्सिया? रिकेट्सिया टाइफी। ठीक है, रिकेट्सिया और भी कुछ डिजीज़ कॉज करता है। अगर आपने सुना हो कभी कि एक डिज़ीज़ होती है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के बारे में आप पढ़ेंगे तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हमारा रिकेट्सी के थ्रू ही कॉज होता है ना। बैक्टीरियाज मोस्ट कॉमनली कौन से बैक्टीरियाज? तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये मोस्ट कॉमनली जो डिप्थीरिया कॉज करता है। इसके बाद हमारा जो अगला बैक्टीरिया होता है वो होता है बोरेलिया बर्डोफेरी, है ना। ये भी हमारा मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। नाइसीरिया गोनोरिया भी कुछ केसेस में देखा गया, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये और बोरेलिया बर्डोफेरी, है ना। ये दो बैक्टीरियाज हमारे मायोकार्डाइटिस कॉज करते हैं। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये एक तरह से अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट वे में, जो मैंने आपने दो वे सिखाए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये और बोरेलिया बर्डोफेरी, है ना, ये इनडायरेक्ट वे में हमें इन मायोकार्डाइटिस कॉज करते हैं। कैसे इनडायरेक्ट वे में? देखो आप, सबसे पहले जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये है ये किसी कारण से हमारे ओरल कैविटी में आता है। ओरल कैविटी में आकर के आप देख रहे हो पैच जैसा देख रहे हो, ये डिप्थीरियल पैच है ना। ओरल कैविटी को आकर के इन्फेक्ट करता है और ओरल कैविटी में जब ये इन्फेक्शन करता है तो ये बैक्टीरिया खुद कभी ब्लड में नहीं जाता, बैक्टीरिया अपने एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। ठीक, अब ये जो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं इसमें फिर से वही आता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिमिक्री कर बैठता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम डिप्थीरिया के बैक्टीरिया को भी मारता है और साथ ही साथ कार्डियक सेल्स को भी मारने लग जाता है, स्पेशली मायोकार्डियम को, और मायोकार्डाइटिस कॉज हो जाता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से ये चीज़ें होती हैं और मायोकार्डाइटिस हो जाता है। और ये एक्सोटॉक्सिन जो होता है, एक्सोटॉक्सिन बेसिकली आपका कार्डियोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। सीवियर केसेस की बात कर रहा हूँ कि जब डिप्थीरिया बहुत सीवियर केसेस में चला जाता है तो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया कार्डियोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है और साथ ही साथ न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। ठीक है, सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया दैट इज़ बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, बट ये बैक्टीरिया जो होता है ये बेसिकली एक डिजीज़ कॉज करता है और उसको हम लोग कहते हैं लाइम्स डिजीज़। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लाइम्स डिजीज़। लाइम्स डिजीज़ इज़ बेसिकली कॉज बाय बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। मान लीजिए आप कभी किसी वुडी स्टेशन पर गए हैं, कहीं पर जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियों के बीच में आप गए हैं, लकड़ियों के बीच में एक बग आकर के आपके ऊपर बैठा और ये इस बग का नाम होता है इक्सोडस, है ना। इक्सोडस नाम का टिक है, ये आपकी बॉडी पर आकर के बैठा और ये बैठ करके अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे तक इसको बैठना पड़ता है बॉडी पर, तभी ये अपना जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। 12 घंटे से माना जाता है, 12 घंटे से पहले अगर ये निकल गया तो ये अपना पूरी तरह से अपनी टॉक्सिन्स को बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो 12 घंटे तक ये आपकी बॉडी से चिपका था, आपकी सारी बॉडी में टॉक्सिन्स को ट्रांसफ़र कर दिया इक्सोडस नाम के इस बग ने। तो उसके बाद सबसे पहले आपको स्किन रैशेस वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं और यही हमारा बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी है जो इनडायरेक्ट वे में सीवियर केसेस होने पर न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा फंगस हमारा मायोकार्डाइटिस कॉज करता है? तो सिंपली कैंडिडा फंगस जो होता है ये हमारा मायोकार्डाइटिस कॉज करता है ना, मायोकार्डाइटिस कॉज करता है।
कैंडिडा फंगस हमारा बेसिकली क्या होता है कि जो भी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक चल रहा हो, जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है जो लॉन्ग टाइम क्रोनिक इलनेस से पेशेंट पीड़ित है ना, या फिर कोई और भी पेशेंट है जिसको कैंसर है, HIV से संक्रमित पेशेंट है, ये सब इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड कहलाते हैं। इनके अंदर कैंडिडा नाम का फंगस जो है ये ओरल रूट या फिर वेजाइनल रूट से इंटर करता है, ठीक है, और हमारा सीधे ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक। और ब्लड के अंदर आते ही ये कैंडिडीमिया कॉज कर देता है, ठीक। कैंडिडीमिया ही फर्दर लीड्स टू कार्डियक इश्यूज, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक प्रोटोजोआन। कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो मायोकार्डाइटिस कॉज करता है, तो उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो बेसिकली मायोकार्डाइटिस कॉज करता है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना, प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का प्रोटोजोआ होता है जो कि मायोकार्डाइटिस कॉज करता है इनडायरेक्ट वे में। कैसे इनडायरेक्ट वे में, इसको भी एक बार हम लोग देखते हैं। तो ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का जो प्रोटोजोआ होता है ये आपकी बॉडी में आता है। बॉडी में आने के बाद ये आपके ईसोफेगस के गैंग्लियन सेल्स को अटैक करता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ईसोफेगस के गैंग्लियन सेल को अटैक करता है, ठीक। पहली चीज़ तो ये होगी, ईसोफेगस के गैंग्लियन सेल्स को अटैक करेगा तो जो हमारा ईसोफेगस है इसकी मोटिलिटी है ना, ईसोफेगस की मोटिलिटी डिक्रीजेस, इसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। मोटिलिटी कम होगी, साथ ही साथ ईसोफेगस का डायलेटेशन शुरू होगा, ईसोफेगस गेट्स डायलेटेड, ओके। ईसोफेगस डायलेट हो जाएगा, डायलेट होगा तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेगा ईसोफेगस, ईसोफेगस बड़ा हो गया है, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी ईसोफेगस के गैंग्लियन सेल्स पे अटैक करता है जिससे उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, साथ ही साथ ईसोफेगस डायलेट हो जाता है और मेगा ईसोफेगस हो जाता है। इसी तरह ही जब ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का जो भी हमारा प्रोटोजोआ है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी प्रोटोजोआ जब हमारा कोलन को इफेक्ट करता है तो सेम वे में मेगा कोलन कॉज कर देता है। सेम वे में सेम प्रोसेस फॉलो करके कोलन भी डायलेट हो जाता है, कोलन का भी प्रोपल्शन रेट कम हो जाता है और मेगा कोलन कंडीशन कॉज हो जाती है। अब ध्यान देना, जिस कंडीशन में, जिस डिजीज़ में पेशेंट को मेगा ईसोफेगस और मेगा कोलन हो गया है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं चगास डिजीज़, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं चगास डिजीज़। चगास डिजीज़ को ही, इसको चगास पढ़ने से अच्छा इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है, नॉर्मली हम भी याद करने के लिए चगास ही बोलते हैं, बट इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है इसको बोला जाता है शागेज डिजीज़। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको शागेज डिजीज़ पढ़ा जाता है ना, क्योंकि साइंटिस्ट का जो नाम था वो शागेश करके ही था, इसलिए इसको शागेज डिजीज़ पढ़ते हैं, पर हम लोग आज की भाषा में इसको चगास डिजीज़ बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, आपको एक्चुअल चीज़ मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये एक्चुअली में हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ गया भाई, इसमें मायोकार्डाइटिस कहाँ चला गया। तो सीवियर केसेस में जाने के बाद जब मेगा एसोफेगस और मेगा कोलन हो गया है पेशेंट को, तब कुछ पेशेंट्स में नोटिस किया गया कि इसमें हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी देखे जाते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी देखे जाते हैं, और हार्ट रिलेटेड में स्पेशली मायोकार्डाइटिस भी देखा गया। तो 3 कंडीशंस एक साथ देखने को मिलती हैं चागास या शागेज डिजीज़ में, मेगा इसोफेगस, मेगा कोलन और साथ ही साथ मायोकार्डाइटिस। तो ट्राइपेनोसोमा क्रूजी भी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आपके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। आगे लिखा है शागेज डिजीज भी एक वेक्टर बोर्न पैरासिटिस है, ट्राईएटोमाइन बग से ये फैलता है। ट्राईएटोमाइन बग आपको काट ले तो ट्राइपेनोसोमा क्रूजी कैरी करता है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और शागेज डिजीज़ कॉज हो जाएगी। इतनी सीवियर डिजीज़ और एक बग बाइट से फैलती है, ध्यान रखना है। हेलमिन्स की बात करें तो हेलमिन्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपको पता होना चाहिए कि हेलमिन्स आर मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं इनको, मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं ये। और हेलमिन्स में स्पेशली जो होता है ट्राइकोनोसिस नाम का हेलमिन्थ हमारा मायोकार्डाइटिस कॉज करता है, मायोकार्डाइटिस।
इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस क्या होते हैं? तो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस आल्सो प्रोड्यूस मायोकार्डाइटिस। अभी तक हम देखते आ रहे थे पहले भी, ठीक है। इस वही कंडीशन है जिसमें इनडायरेक्ट वे मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में बैक्टीरिया साइट पर प्रेजेंट नहीं है ना, लेकिन ये बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है एक्सोटॉक्सिन्स, और इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट्स में एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिमिक कर लेता है और मायोकार्डियल के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर देने की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आपका आ जाएगा रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। जब भी किसी को रूमेटिक फीवर होता है तो रूमेटिक फीवर से रूमेटिक मायोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन सा मैंने बताया, इसको नोट डाउन करना है, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली में अगर जिसको भी रूमेटिक फीवर होता है उसको रूमेटिक मायोकार्डाइटिस हो जाता है, क्योंकि ये इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर किससे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूमेटिक फीवर सिर्फ एक बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन क्या होती है। रूमेटिक फीवर हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस में भी स्पेशली कौन सा ग्रुप, बीटा हेमोलिटिकस, है ना, बीटा हेमोलिटिकस इसकी कैटेगरी होती है। कौन सा इसका ग्रुप होता है, तो आपको पता होना चाहिए लैंसफील्ड ग्रुप ए। लैंसफील्ड ग्रुप ए का होना चाहिए, और इसकी स्ट्रेन क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेन होनी चाहिए रूमेटोजेनिक, रूमेटोजेनिक स्ट्रेन होनी चाहिए, है ना। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, बीटा हेमोलिटिकस, लैंसफील्ड ग्रुप ए, रूमेटोजेनिक स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया होगा वही रूमेटिक फीवर कॉज करता है, और वही रूमेटिक फीवर धीरे धीरे रूमेटिक मायोकार्डाइटिस कॉज करता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं रूमेटिक फीवर की, तो रूमेटिक फीवर अगर आपको होना है तो सबसे पहले इस कैटेगरीज को फिल करने वाला बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आना चाहिए, जो ये कैटेगरीज को फुलफ़िल करे। ये बैक्टीरिया आता है आपका थ्रोट से, है ना। इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ होगा, थ्रोट में, इन्फेक्शन इन थ्रोट, ठीक है। फिर ये आपको कॉज करेगा रूमेटिक फीवर, ठीक। और यही रूमेटिक फीवर में आपको, रूमेटिक फीवर से आपको हो जाएगा रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस एक टिपिकल लक्षण देखने को मिलता है रूमेटिक मायोकार्डाइटिस के केसेस में, कि इनके ऊपर ना एश ऑफ बॉडीज़ प्रेजेंट्स होती हैं, है ना। इनकी बॉडी के ऊपर आपको एश ऑफ बॉडीज़ दिख जाएंगी, जिनको बेसिकली हम कहते हैं कि ये इम्यून ग्रैनुलोमा कहा जाता है। इम्यून ग्रैनुलोमा ऑफ रूमेटिक फीवर्स को ही हम लोग एश ऑफ बॉडी कहते हैं, जो इनकी बॉडी पर टिपिकल एक साइंस आपको देखने को मिलेंगे, एश ऑफ बॉडी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ सिम्टम्स भी हैं जो हम देखेंगे। तो इसमें कुछ आपको दो तरह के सिम्टम्स दिखेंगे, एक दिखेंगे फोकल इन्फ्लेमेशन सिम्टम्स और एक दिखेंगे डिफ्यूज्ड। तो फोकल तो मतलब जो नॉर्मल है हमारे, वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन जो डिफ्यूज्ड सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फोकल सिम्टम्स इतने डेंजरस नहीं होते हैं। जो डिफ्यूज्ड है इसमें सबसे पहले आपके मायोकार्डियम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आपका जो मायोकार्डियम है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होने की जो पावर है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीजेस, है ना, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाएगी। और मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हुई तो इट मे लीड्स टू हार्ट फेल्योर ऑल्सो। साथ ही साथ इसमें एरिथमिया भी देखने को मिलेगा और सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। सीवियर चेस्ट पेन ऐसा रहेगा दैट रिजेंबल्स लाइक एमआई बट इट इज़ नॉट एंजाइना, ठीक है। एमआई सा रिजेंबल करेगा बट एंजाइना नहीं कहेंगे। बेसिकली क्या होता है एंजाइना के पेन में, जब हम पेशेंट को एक तो शार्प एंड शूटिंग पेन होता है, साथ में इसमें शोल्डर पे रेडिएट होता है, और पेशेंट को जब हम नाइट्रेट्स देते हैं, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइट ट्राइनाइट्रेट, तो पेन कम हो जाता है। एंजाइना की खासियत होती है कि नाइट्रेट्स देने पर पेन का कम हो जाना, ठीक है। जबकि सीवियर चेस्ट पेन, इस केस में जो सीवियर चेस्ट पेन होगा उसमें पेन
नाइट्रेट्स देने पर रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एमआई जैसा पेन होता है, बट इसको हम एंजाइना नहीं कहेंगे, इसको और बेहतर हम कह सकते हैं कि ये इशेमिक हार्ट डिजीज़ में जैसा पेन होता है वैसा रिजम्बल करता है ना, कैसा, इशेमिक हार्ट डिजीज़ के जैसा पेन रिजम्बल करता है, बट वैसा एंजाइना इसको नहीं बोलेंगे। जब हम इसमें और भी चीज़ें हैं कि माइल्ड केसेस में तो ये एसिम्टोमेटिक ही रहता है, सीवियर केसेस में कार्डियक फेल्योर, एरिथमिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ऑस्कल्टेशन जब हम करते हैं पेशेंट्स का, ऐसे पेशेंट्स का जिनको मायोकार्डाइटिस होती है, उनमें S1 साउंड जो होता है, जो हमारा जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोज होने पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर लिखा है मिट्रस और मिट्रल वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो S1 साउंड होता है, जिसको हम लब कहते हैं। ठीक है, बिगनिंग ऑफ सिस्टोलिक साउंड। ये साउंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, इसकी सॉफ्टनेस आ जाती है। जो एक हाई इंटेंसिटी का लब होता है वो सुनाई नहीं देता है और S1 साउंड काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसमें सिस्टोलिक रिगर्गिटेशन मर्मर भी देखने को मिलता है। सिस्टोलिक रिगर्गिटेशन मर्मर साउंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्लोज़र है वो सॉफ्ट हो गया है, क्लोज़र धीरे से बंद हो रहा है, इसका मतलब जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेज़ी से वेंट्रिकल्स में जा रहा है ना, और इसकी वजह से रिगर्गिटेशन साउंड भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है एक शॉर्ट इंटरवल के लिए। ईसीजी में कुछ मार्क्ड चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज़ अवर साइनस टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी विद नॉन स्पेसिफिक एसटी सेगमेंट चेंजेस, है ना। तो मेनली आपको साइनस टैकीकार्डिया देखने को मिलता है विद नॉन स्पेसिफिक एसटी चेंजेस, और बाकी ईसीजी के बारे में हम ईसीजी की क्लासेस में और अलग से डिस्कस करेंगे कि मायोकार्डाइटिस में हमें और क्या चेंजेस दिखते हैं। यहाँ पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है। So that's all about the myocarditis. If you like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you.